हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक नंबर 7, जिसमें हम कवर करेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति और जर्मनी का एकीकरण। इससे पहले हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के 6 क्लास ले चुके हैं, जिसमें हमने कई टॉपिकों को डिस्कस किया है और उनको टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको वहां से देख सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाली है टीआरई 3 के लिए, क्योंकि जो टीआरई 3 का एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम जो कैंसिल हो गया, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से 6 to 8 में 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे 6 to 8 में। तो वर्ल्ड हिस्ट्री इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके हमने 6 वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज वो देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हिस्ट्री पोर्शन में। ठीक है जी। तो चलिए बिना समय के बाद आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति और जर्मनी का एकीकरण। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लाइक एंड शेयर कर दें। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है कि फ्रांसीसी क्रांतियों में मोंटेस्क्यू और रूसो जैसे दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रूसो प्रजातात्मक प्रवृत्ति का समर्थक था। कि फ्रांसीसी क्रांति में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? तो मोंटेस्क्यू और रूसो का। ठीक है जी। ये दोनों क्या थे? दार्शनिक थे और ये रूसो प्रजातात्मक प्रवृत्ति का समर्थक था। ठीक है। फ्रांस आगे पॉइंट है, अगला पॉइंट है मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में लुई 14वां नामक शासक हुआ। और क्रांति से पहले कौन शासक था? तो लुई 14वां शासक था, जो कहा करता था कि मैं ही राज्य हूं और मेरे ही शब्द कानून है। फ्रांसीसी क्रांति से पहले कौन शासक था? तो लुई 14वां था, और वो क्या कहता था कि मैं ही राज्य हूं और मेरे ही शब्द कानून है। उसके बाद लुई 16 फ्रांस की गद्दी पर 1774 में बैठा। ठीक है जी। लुई 14 के बाद लुई 16 1774 में कहा कि फ्रांस की गद्दी पर बैठा। पूछ सकते हैं कि लुई 16 कब बैठा गद्दी पर फ्रांस की? तो 1774 में। ठीक है जी। अगला पॉइंट है कि फ्रांस की राज्य क्रांति वर्ष 1789 में लुई 16 के शासनकाल में शुरू हुई। 1774 में वो फ्रांसी गद्दी पर बैठा और 1789 को उसने क्या किया? तो फ्रांस में राज्य क्रांति की। कब? तो 1789 में लुई 16 ने फ्रांस में राज्य क्रांति शुरू कर दी। ठीक है। लुई 16 की पत्नी ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी एथेनेट थी। क्रांति के बाद उन्हें फांसी दे दी गई। और क्या किया गया? तो जो राजकुमारी थी उनको फांसी दे दी गई। ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? फ्रांस में राज्य क्रांति कब शुरू हुई? तो 1789 में। डेट इंपॉर्टेंट होते हैं। और लुई 16 फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? तो 1774 में। और 15 साल बाद उसने क्या किया? उसने क्रांति छेड़ दी। ठीक है जी। कौन सी क्रांति? राज्य क्रांति। आगे देखते हैं। अगला है कि 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित बेस्तिल की जेल का फाटक तोड़कर बंदियों को मुक्त करवाया। और 14 जुलाई 1789 को क्या किया? तो क्रांतिकारियों ने पेरिस का जेल तोड़कर बंदियों को मुक्त करवाया। इसी दिन को याद में फ्रांस में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रांस में इस दिन को क्या मनाया जाता है? 14 जुलाई 1789 को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है कि पूरे विश्व को फ्रांस की राज्य क्रांति की प्रमुख देन स्वतंत्रता, समानता एवं बद्धता है। मतलब फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी उसने पूरे विश्व को क्या दिया? तो स्वतंत्रता, समानता और बद्धता का प्रमुख देन दी पूरे विश्व को। ठीक है जी। आगे है कि क्रांति के बाद लुई 16 को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई। और क्रांति के बाद क्या हुआ? तो लुई 16 को देशद्रोह के कारण उनको क्या दे दिया गया? तो फांसी दे दी गई। ठीक है जी। सन 1904 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सम्राट बना। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 1804 में। और नेपोलियन बोनापार्ट को क्या माना जाता है? तो आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि क्रांति कब शुरू हुई, फ्रांस की राज्य क्रांति, और किसके शासनकाल में शुरू हुई।
तो फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? तो हमने अभी देखा था फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी 1789 में, ठीक है जी। और उसका शासनकाल किसका था? तो लुईस 16वें का था, ठीक है। और 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने जेल का फाटक तोड़कर बंदियों को मुक्त करवाया, जिसको क्या मनाया जाता है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और क्रांति के मतलब क्रांति के कारण लुईस 16वें को क्या देशद्रोह के रूप में फांसी दे दी गई। अपराध के कारण, देशद्रोह के अपराध के कारण लुईस 16वें को क्या किया गया? क्योंकि उसी ने क्रांतिकारी करवाई थी, तो फांसी दे दी गई। और उसके बाद क्या हुआ? तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट को क्या बना दिया गया? तो सम्राट बन गया। और नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। ये 4-5 पॉइंट है जो इस टॉपिक से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। आगे है वाटरलू का युद्ध नेपोलियन एवं मित्र राष्ट्रों के बीच 18 जून 1815 में हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटरलू का युद्ध नेपोलियन और राष्ट्र मित्र के बीच कब हुआ? तो 18 जून 1815 को हुआ। इस युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ और उससे कैद कर सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया। तो कहाँ भेज दिया गया उसको? सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया। कौन पराजित हुआ? तो नेपोलियन। और ये युद्ध कब हुआ? तो 18 जून 1815 को, ठीक है, याद रखना है। और वाटरलू का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो नेपोलियन और मित्र राष्ट्र के बीच 18 जून 1815 को। और इसमें कौन हारा? तो इसमें नेपोलियन पराजित हुआ। और इसको कहाँ भेज दिया गया कैद कर? तो सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया। और इसी द्वीप में नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? तो 1821 को उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है जी। आगे है कि यूरोप में मित्र राष्ट्रों ने वियतना कांग्रेस समझौता के तहत फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। और मित्र राष्ट्रों ने क्या किया? तो वियतना कांग्रेस समझौते के तहत उनके प्रभुत्व को समाप्त कर दिया गया, ठीक है जी। तो फ्रांस में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने आपको बता दिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था? फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, ठीक है, किसके शासनकाल में शुरू हुई, ठीक है जी। उसके बाद राष्ट्रीय दिवस किस रूप में मनाया जाता है, और उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? नेपोलियन बोनापार्ट बैठा। और उसको आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी कहा जाता है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ और इसमें पराजित कौन हुआ, और उसके बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई। 6 से 7 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो हमने आपको बता दिए। अब देखते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति यहाँ पर समाप्त होती है। अब देखते हैं जर्मनी का एकीकरण। अब इसको देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है कि बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1915 को बेटनबर्ग में हुआ। वह 1862 में प्रूसा का चांसलर बना। प्रूसा का क्या बना? वो चांसलर बना। बिस्मार्क इसका जन्म कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1815 को कहा हुआ? बेटनबर्ग में हुआ। और वह 1862 में क्या बना? तो वो 1862 में फ्रांस का क्या बना? चांसलर बना। अगला पॉइंट है कि 19वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें प्रसा जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था। और जो प्रसा था वो क्या था? तो सबसे शक्तिशाली राज्य था। अगला पॉइंट है कि जर्मनी का एकीकरण करने का श्रेय बिस्मार्क को जाता है। बिस्मार्क ने लो एवं रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए जर्मनी का एकीकरण किया। और उन्होंने क्या किया? बिस्मार्क ने तो उन्होंने लो एवं रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए जर्मनी का एकीकरण किया। जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी की एक प्रमुख घटना थी। और ये क्या थी? 19वीं शताब्दी की एक प्रमुख घटना। आगे है कि वर्ष 1815 से 1850 तक जर्मनी पर ऑस्ट्रेलिया का अधिपत्य रहा, मतलब ऑस्ट्रेलिया का अधिकार रहा। किस पर? जर्मनी का। कब से कब तक? तो 1815 से लेके 1850 तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो अधिकार रहा जर्मनी को कब से कब तक रहा? तो 1815 से लेकर 1850 तक रहा, ठीक है जी। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो एक जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। और कैसे किया? लो एवं रक्त की नीति अपनाकर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कि वर्ष 1870 में प्रसा जर्मनी और फ्रांस के बीच 15 जुलाई 1870 को सोडान का युद्ध हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ष 1870 में प्रसा और जर्मनी के फ्रांस के बीच कब युद्ध हुआ? तो 15 जुलाई 1870 को युद्ध हुआ। वो कौन सा युद्ध था? तो सोडान का युद्ध।
इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई। सूडान के युद्ध के पश्चात ही जर्मनी का पूर्ण एकीकरण संभव हुआ। जब फ्रांस हार गया तो क्या हुआ, जर्मनी का पूर्ण तरह एकीकरण हो गया। और ये युद्ध इंपॉर्टेंट है कि सूडान का युद्ध कब हुआ था, तो 15 जुलाई 1870 को। ठीक है जी। किसके बीच हुआ था, प्रसा मतलब जर्मनी और फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसमें कौन हारा, तो फ्रांस हार गया, जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया। ठीक है जी, मतलब संभव हो पाया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि हमने जितने भी इंपॉर्टेंट थे जर्मनी के एकीकरण और फ्रांस के राज्य क्रांति से संबंधित, हमने सभी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमने उन्हें सबको कवर कर लिया। इसी में से क्वेश्चन आपके बनेंगे और इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है जी, तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे और उसके बाद ज्योग्राफी की क्लास शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।